आज के शो में। इलेक्शन 2018, क्या वोटर्स का शऊर बेदार? आजमूदा नुस्खा, क्या IMF के दरवाजे पर दोबारा दस्तक? बांग्लादेश मॉडल भारत की मिसाल, क्या पाकिस्तान में काबिले अमल? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इलेक्शन से पहले और यकीनी तौर पर इलेक्शन के बाद भी अहम तरीन मौज़ूआत पाकिस्तान में क्या वो कभी डिस्कस होंगे नहीं होंगे, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब इलेक्शन में आगे जा रही हैं, इनके मैनिफेस्टोस को सामने रखें और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को सामने रखें। उन मसाइल में गवर्नेंस का मसला कितना अहम है। जो लोग वोट देने जाएंगे वो गवर्नेंस की बुनियाद पर वोट देने जाएंगे या फिर वोट जो है वो दिया जाएगा वही बरादरी, वही जात, वही तमाम पेट्रोनेज पॉलिटिक्स जिसकी बुनियाद पे वोट पाकिस्तान में रहे हैं। और इस दफा भी हम वही देखेंगे जी कि कोई ना कोई चेहरे तब्दील होंगे, लेकिन यकीनी तौर पर वो हकीकी तब्दीली जो पाकिस्तान में आनी चाहिए वो हकीकी तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आ सकेगी। पाकिस्तान को दरपेश माशी, सोशल, सिक्योरिटी, हर लिहाज से दरपेश चैलेंजेस और उनका हल क्या हो सकता है, आज के प्रोग्राम में डिटेल के अंदर हम बेनकाब भी करेंगे उस मसले को और हल की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर इरशद हुसैन जो कि गवर्नर स्टेट बैंक रह चुके हैं और गवर्निंग द अनगवर्नर किताब रिसेंटली जो आई मार्केट में, आपका बहुत शुक्रिया आपने इसे ज्वाइन किया प्रोग्राम में। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते पहले इसी बात हो, क्योंकि इलेक्शंस अब हैं और इलेक्शन से पहले आपने जिक्र भी अपनी बुक में भी किया कि जरूरी है कि एक अर्बन मिडिल क्लास जो असर्टिव हो, जो वोकल हो, जो लोगों को उनकी अकाउंटेबल ठहराए उनके काम के लिए, ताकि लोगों को खतरा हो जी इलेक्शन में जा रहे हैं कि आगे पूछा जाएगा परफॉर्मेंस के बारे में। सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हमने रिसेंटली देखे। हमने कराची, हमने अंदरून सिंध यानी हमने सिंध के हर शहर में, बहुत से जगह पंजाब में हमने देखा कि वोटर्स ने अपने कैंडिडेट्स को रोका, सवाल पूछा कि आपने क्या किया था पिछली बार, 5 साल से आप कहां थे, क्यों नजर नहीं है हमें 5 साल में। सर ये वो रे ऑफ होप नजर आ रही है? जी बिल्कुल सही है कि ये अकाउंटेबिलिटी जो है जी। पहले ये था कि वोटर जिसको कहते थे उनके चौधरी या उनके फ्यूडल लैंडलॉर्ड या ट्राइबल चीफ, उसको वो वोट दे देते थे। लेकिन ये मीडिया ने और एजुकेशन ने और मिडिल क्लास ने एक शऊर पैदा किया कि हमारा वोट जो है हम उस शख्स को दें या उस पार्टी को दें जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल जो है वो हल करे। तो ये एक शऊर हुआ है, ये एक जाग हुई है। लेकिन अभी भी जो सेंसस के रिजल्ट्स आए हैं उससे मैं थोड़ा सा मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि 50% पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन है। मैं सारा पाकिस्तान जाता हूँ और मैंने इतना अर्बनाइजेशन देखा है, जो गांव थे वो बिल्कुल टाउन्स की सूरत में आ गए हैं। लेकिन हमारी जो इस वक्त पॉपुलेशन सेंसस है उसमें 36-37% अर्बन है। इसका मतलब है कि अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो भी 36-37% रहेंगी। मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी भी रूरल हैं। तो ये 36-37% में तो शऊर है, लोग पूछ रहे हैं। लेकिन जहाँ रूरल एरियाज हैं वहाँ अभी भी वो पेट्रोनेज पॉलिटिक्स है। किसी का काम होता है तो वो अपने ज़मींदार के पास जाते हैं। ज़मींदार जो है वो कचहरी में या थाने में या पटवारी के पास जाता है, क्योंकि आम आदमी को गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के लिए कोई एक्सेस डायरेक्ट नहीं है। वो इनके थ्रू जाते हैं और इनके जब काम कराते हैं तो फिर कहते हैं कि वोट हमें दो। लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, तालीम, सेहत, पीने का पानी, बिजली, गैस, रोड्स, इसमें कोई बढ़ाई हुई है कि नहीं हुई है। वो सिर्फ पेट्रोनेज पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। लेकिन अर्बन जब कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ती हैं तो ये पेट्रोनेज पॉलिटिक्स ख़त्म होके परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स जो है वो आ जाती है। यानी अगर ये 2 दिन बाद जो एक दिन बाद इलेक्शंस हैं तो इस वक्त पाकिस्तान की कौम अगर जो है वो अर्बन हो या रूरल सेक्टर्स में हो, वोट अगर देने जा रहे हैं तो सोचें ये कि वोट आपका
परफॉर्मेंस की बुनियाद जी, पर होना परफॉर्मेंस की बुनियाद, नॉट ऑन पेट्रनेज, नॉट ऑन योर टाइज, नॉट ऑन योर किनशिप। ये पहली सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है एवरी प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, हर जगह पे। अच्छा सर, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, क्योंकि गवर्नेंस पे आते हुए, एक गवर्नेंस का जिक्र शहबाज शरीफ साहब का भी आपने किया। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नेंस के बारे में आपने लिखा जी कि वो थोड़ी पर्सनालिटी ड्रिवन है जी। उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड नहीं किए, काम अच्छे किए, लेकिन पर्सनालिटी ड्रिवन है जी। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पुलिस रिफॉर्म एक्ट का आपने तस्करा किया है कि वो उन्होंने कुछ पुलिस रिफॉर्म लेकर आए, तो बेस्ड ऑन दिस आपको कोई वाजे डिफरेंस गवर्नेंस में बेस्ड ऑन द मैनिफेस्टोज लगते हैं इन पार्टीज के ऑन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स में तो दोनों तीनों पार्टीज जो हैं, बड़ी पार्टीज जो हैं, पीपीपी, पीएमएलएन और तहरीक इंसाफ, उनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सबकी तवज्जो ये है कि पाकिस्तान आगे तरक्की करे, ग्रोथ रेट्स बढ़ें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, इन्फ्लेशन कम हो और पाकिस्तान में जो सहूलियात हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की वो सबको मिले। इस पे सबका इत्तेफाक है। तो मुझे सिर्फ इस बात पे अफसोस होता है कि जब आपका मैनिफेस्टो इतना क्लियरली एक दूसरे से मिलता हुआ है, तो जब एक हुकूमत आ जाती है तो अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो रुकावटें डालती हैं उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने में। इसलिए हमें चाहिए कि जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इतने संगीन हैं कि वो 5 साल में पूरे नहीं होंगे। हुकूमतें आती जाती हैं और बदलती रहती हैं, लेकिन इन मसाइल के लिए हमें एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एजेंडा तैयार करना है, उसमें रिफॉर्म्स करनी होंगी। उस रिफॉर्म से कुछ लोगों को परेशानियां होंगी, नुकसान होंगे, कुछ लोग जो हैं वो उसको अपोज करेंगे और अपोजिशन पार्टीज उन लूजर्स के कंधे पे खड़े होकर इन रिफॉर्म्स की मुखालफत करती हैं, जिसकी वजह से ये रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ती। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि लिबर्टी मार्केट, तारिक रोड, जिना सुपरमार्केट, वहाँ लाखों रुपए की रोज़ आमदनी होती है, लेकिन उनका आप देखें कि टैक्स कितना जाता है। अगर सारी पार्टियां ये कहें कि जो भी टैक्स देने के मुतमहिल है उस पे हम पूरा टैक्स लेंगे। हमें ये नहीं है कि आपका पेशा क्या है, आप ज़राअत कर रहे हो, तिजारत कर रहे हो, सनत कर रहे हो, सबको उतना ही टैक्स देना होगा। अगर इस बात पर हम सारे राज़ी हो जाएं तो इस वक्त जो हमारी मुश्किलात हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 6-7% होता है, उससे फिर हमें आगे बोरोइंग करनी पड़ती है, हमारे कर्जे बढ़ते रहते हैं। जब कर्जे बढ़ते रहते हैं तो कर्जे चुकाने के लिए हमारे रेवेन्यू का 1/3 जो हिस्सा है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग पे चला जाता है। तो ये एक विशियस साइकिल है, इस साइकिल को हमें तोड़ना होगा। वो सिर्फ एक पार्टी, चाहे वो तहरीक इंसाफ आ जाए, चाहे पीएमएलएन आ जाए, वो पीपीपी आ जाए, वो अकेले नहीं कर सकते। तो सर ये एलीट कैप्चर ही है ना जिसको तोड़ने की मतलब हम बात कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिधर हम खड़े हुए हैं पॉलिटिकली, अब जिस तरह एक पोलराइज्ड और पॉलिटिकली डिवाइड सिस्टम में हम खड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब की सोर्स ऑफ फंड्स पे सवालात, सजाएं, सब कुछ चीजें हो रही हैं। आपको लगता है कि जिस वक्त हम बात कर रहे हैं और 2 या 3 दिन बाद जो जमात जीतती है और इंतखाबात में आती है, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पावर स्ट्रगल और सर्वाइवल में ही होना है, उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, चाहे वो पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, इन तीनों ऑप्शंस में से जो बड़ी जमातें हैं, तो द फोकस विल बी, वाज हिस्टोरिकली एंड विल बी ऑन दीज 2 थिंग्स, पावर स्ट्रगल एंड सर्वाइवल। पावर स्ट्रगल जो है वो आप एक सर्कुलर तरीके से पावर स्ट्रगल को आप डिफ्यूज कर सकते हैं जी। अगर इकोनॉमी अच्छी जा रही है, लोग मुतमईन हैं, तो जो भी पावर में पार्टी होगी उसके ऊपर लोगों को एतमाद होगा। जब एतमाद होगा तो आपको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर लोड शेडिंग हो रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पाकिस्तान के अवाम का हाल बुरा है, तो फिर आपकी पावर स्ट्रगल जो है उसके लिए आपको दूसरे काम करने होंगे। तो मेरी तो यही इस्तदा है जो भी पार्टी आती है उससे, कि वो जो बदमज़गी इस वक्त इलेक्शन में हो रही है, एक दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं, ये सारा छोड़ के
एक मैग्नानिमिटी दिखाएं, एक ब्रॉड माइंडेडनेस दिखाएं और सारी पार्टीज को कहें कि आए मिले। सही। हमारे जो मसाइल हैं वो सिर्फ इस हुकूमत के दौरान में ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन अगर हम मिलजुल के करेंगे तो आप जब भी पावर में आएंगे तो आपको ये मसाइल हल किए हुए मिल जाएंगे। सही। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक इकोनॉमिक कंसेंसस पैदा करें और मिलजुल के काम करें ताकि मुल्क को इस बहरान से निकाल सकें। ठीक है, दो बातें हैं जिस पर अब तक बेनकाब में बात हमने आपके सामने रखी है। एक, जब वोट दें तो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दें। दूसरी बात, इकोनॉमिक एजेंडा, एक बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसकी बुनियाद पर इन तमाम को इलेक्शंस के बाद यकजा होने की जरूरत है अगर मुल्क को इन चैलेंजेस से निकालना है। आगे आकर यानी मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल और फिर ये जो नुस्खा दिया जाता है कि IMF के पास हमें जाना है और बहुत जल्दी जाना है, तो इस पर डॉक्टर साहब ने लिखा भी है और इस हवाले से हकीकत क्या है हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम पॉलिटिक्स से हटकर हम पाकिस्तान के जो मसाइल पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और उनका हल क्या हो सकता है, बिलखुसूस उस वक्त जब इंतखाबात के बड़े करीब हम खड़े हुए हैं और हमें मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस वक्त के आगे गवर्नमेंट जो भी फॉर्म करेगी उसके सामने ये सारे चैलेंजेस होंगे। डॉक्टर अरशद हुसैन साहब साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिकली भी और तमाम मामलात को वैसे भी बड़ा गहरी नजर से देखते हैं। सर, आपकी जानिब से लिखा गया कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल, अब होने वाला है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम IMF के पास जाएंगे। आपने IMF और US यानी आपने एक्सटर्नल कुछ भी जो फंड्स आते हैं उस पर लिखा है जी कि ये दीज आर नॉट अ ड्राइवर ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स। सही है, जो डीप रूटेड रिफॉर्म्स हमें चाहिए उसके लिए नहीं हो सकते ये चीजें कारगर। ये है कि अगर आपके सर्जरी की जरूरत है, एक चीज पहले कि हम जा रहे हैं उनके पास, ये पता नहीं है तो नई हुकूमत आके फैसला करेगी, मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकता। देखें, अगर आपका इतना ज्यादा जख्म अंदर हो गया है जी कि उसकी सर्जरी की जरूरत है, आप उसको बैंडेड लगा के और कहें कि जी हमारा जख्म जो है वो ठीक हो गया है, वो नहीं होता है। 12 दफा हम IMF के पास गए हैं, बड़े कम मुल्क हैं दुनिया में, बांग्लादेश 1 या 2 दफा गया है, हिंदुस्तान 1 दफा गया है। बड़े शर्म की बात है कि हम जो हैं वो 12 दफा 1988 से लेकर आज तक IMF के पास गए हैं और एक मजाक बन गया था कि पाकिस्तान तो वन ट्रांच कंट्री है कि पहली ट्रांच जो है वो अप्रूवल के वक्त मिल जाती है, वो ले लेते हैं, उसके बाद जो भी उनके साथ एग्रीमेंट होता है वो हम पूरा नहीं करते। तो ये हमारे लिए ये बायस शर्म है कि हम दौड़ दौड़ के जाएं। उसकी वजह क्या है कि हमारी 1947 से और 1988 और 90 तक हमारी जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस थी वो बहुत मजबूत थी। प्लानिंग कमीशन को देख लें आप, PIDC जिसने पूरा सनतों का जाल फैला दिया, वापडा जिसने तरबेला डैम, मंगला डैम बनाई, इंटरलिंक कैनाल्स बना दिए, ADC एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसने कि ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, PIA जिसने कि पाकिस्तान की हर जगह पर एक साख पैदा कर दी। ये सारी हमारी जो इंस्टीट्यूशंस थी जिसमें हम फख्र करते थे, ये खोखली होकर रह गई हैं। जब इंस्टीट्यूशंस खोखली हो जाती हैं तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, वो डिलीवर नहीं कर सकती हैं गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी कि पाकिस्तान को ज़रूरत है। अब आप मुझे बताइए कि हमारी जो वापडा के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बनी हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो 600-700 बिलियन रुपीस का नुकसान कर रही हैं हर साल। ठीक है, उसके साथ स्टील मिल और PIA और रेलवेज, उनके आप नुकसानात मिला लें तो ये 400 बिलियन के हैं। तो 1000 बिलियन का तो हमारा जो इस वक्त नुकसान हो रहा है हम अपने टैक्स के जरिए दे रहे हैं। 1300-1400 बिलियन डेट सर्विसिंग के ऊपर दे रहे हैं, 900 बिलियन डिफेंस के ऊपर दे रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि फिर मुल्क की तरक्की कैसे हो सकती है।
तो हमें इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना होगा, इनको रिस्ट्रक्चर करना होगा, इनकी सर्जरी करनी होगी, चाहे इसमें हुकूमत वक्त को अनपॉपुलर होना पड़े। लेकिन हम जो हैं वो शॉर्ट टर्म पॉपुलैरिटी के लिए ये डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं। सही। और जब IMF का पैसा आता है या अमेरिका का पैसा आ जाता है तो फिर हम आपकी क्या स्टडी हिस्टोरिकली फिर हम और टैक्स कलेक्शन पे ढीले पड़ जाते हैं। हम कहते हैं जी अब जरूरत ही नहीं है पैसों की। हिलरी क्लिंटन ने बड़ी अच्छी बात की कि आप हमारे टैक्स पेयर के पैसों से अपने टैक्स पेयर्स को आजाद कर देते हैं कि वो टैक्स पे ना करें। तो हर मुल्क में आप अपने पांव पे उस वक्त खड़े होंगे जब आपके अखराजात और आपका आमदनी जो है वो बराबर में हो। ये नहीं होता कि आमदनी तो आपकी 12% है और आपके अखराजात जो हैं वो 20% है जीडीपी के, यानी आपकी इनकम के 20% अखराजात हैं और 12% आपका टैक्स है। 8% 7% का हर साल आप जो है वो गैप कहाँ से फिल करेंगे? वो गैप इसी तरह फिल करेंगे कि IMF के पास जाएंगे, दूसरे इदारों के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, लेकिन ये हल नहीं है। आपको उन स्ट्रक्चर्स को ठीक करना है, उन इंस्टीट्यूशंस को ठीक करना है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करना है जो कि लॉसेस में जा रही हैं। अब बैंकों का आपको मैं बताऊं कि सारे बैंक जो थे ये नुकसान में जा रहे थे। आज वही बैंक जो है वो प्राइवेटाइज होने के बाद बिलियंस ऑफ रुपीस टैक्स दे रहे हैं, डिविडेंड्स दे रहे हैं, उनकी सर्विसेज बेहतर हो गई हैं, उनकी कैपिटल मजबूत हो चुका है और वो सारी दुनिया में लोग जो हैं वो हमारे बैंकों की तारीफ करते हैं। कराची इलेक्ट्रिक को देख लें आप, नुकसान में जा रही है। फायदा। लेकिन सर एक इस पूरी सूरत हाल के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम ग्राउंड रियलिटी मैं जिसको अगर कह सकता हूं, क्योंकि या मुझे नहीं पता ये लोग मेलिफाइड पॉलिटिकल पार्टीज एक नेचर से करती हैं। जब भी अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात होती है, अब जो गवर्नमेंट आएगी नेक्स्ट, हमने जिस तरह कहा उनका मेन ऑब्जेक्टिव पावर स्ट्रगल बन जाता है, इस पर सर्वाइवल बन जाता है। वो कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जाता, सिविल मिलिट्री जो टेंशंस हो जाती हैं, कन्फ्रंटेशंस बढ़ जाती हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर वो बात इस तरह से उस कन्फ्रंटेशन की पैदा की जाती है। वो कहते हैं एक तो जो आप रिस्क की बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होता है कि आप अनपॉपुलर हो सकते हैं, वो तो अपनी जगह है। फिर वो कहते हैं अगर हम करते हैं और अनपॉपुलर भी हो जाएं और फिर ऊपर से हमारे साथ सिविल मिलिट्री जो कन्फ्रंटेशंस भी हो जाएं तो हम काम कर ही नहीं सकते। तो कैसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे? इसको सोचें आप जी, ठंडे दिल से सोचें। ये हम बहुत लेजी हो गए इंटेलेक्चुअली कि हर चीज पे हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस को बीच में ले आते हैं कि जैसे यही हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है। कौन सी मिलिट्री है दुनिया में वो नहीं चाहेगी कि उसके इक्विपमेंट, जेट प्लेन्स, फाइटर्स, टैंक्स, शिप्स, सबमरीन्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, रिप्लेस हों? वो कैसे हो सकते हैं? जब आपकी मुल्क की माशी हालत अच्छी होगी, आपके टैक्सेस ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके अखराजात कम होंगे, तो उनके लिए भी एक रास्ता पैदा हो जाएगा। 2006-2007 में प्रीवियस गवर्नमेंट ने 100 बिलियन रुपीस का आर्म्ड फोर्सेस इक्विपमेंट फंड बनाया क्योंकि उस ज़माने में हमारा डेफिसिट बहुत कम था। सही। और उससे जो नए इक्विपमेंट थे वो खरीदे गए, पुराने इक्विपमेंट को ख़त्म किया गया। अब उसके बाद से जब आपकी इकोनॉमिक हालत ख़राब होगी वो फंड तो नहीं चल सका। तो कौन सी मिलिट्री है वो ये चाहेगी कि आप इकोनॉमिक मैनेजमेंट अच्छा ना करें, टैक्सेस जमा ना करें, अपने अखराजात को कम ना करें, अपने लॉसेस को मिनिमाइज नहीं करें? ये तो उनके फ़ायदे में है। आप सोचें कि कोई भी इस जो मुहिम है क्लीनिंग अप द इकोनॉमी पे, कोई भी मिलिट्री जो है वो आपको अपोज नहीं करेगी, बल्कि उनके फायदे में है ये। सही बात। क्यों रोकेंगे वो? अगर पाकिस्तान के उनके लिए बेहतर हो रहा है, मुल्क के लिए बेहतर हो रहा है, तो क्यों रोकेंगे? अच्छा, ये इस बात के ऊपर और आगे चल के, क्योंकि मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। और क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो रेस किया जाता है वो ये है, और बार बार हल पेश किया जाता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल है टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आए, सफाई करे, सब खत्म, सब कुछ हो, टेक्निकल लोग आके बैठे, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएं, पाकिस्तान में यानी हर चीज का हल जो है वो एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में है। और ये नैरेटिव
पिछले कई साल से पाकिस्तान में प्रपोज किया जा रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक हम जानेंगे, क्योंकि इलेक्शंस हम सर पर हैं और अभी तक आखिरी दिनों तक भी यहाँ पे बड़ी तशवीश थी, इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, होंगे तो क्या होगा, सफाई हो जाएगी, क्या वो हल है भी या नहीं है। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब मेरे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम खुल के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं इन इलेक्शन से पहले एज अ वोटर हमें क्या करना चाहिए। जो लोग हुक्मरानी के इस वक्त ख्वाहिश रखते हैं, पाकिस्तान को मैनिफेस्टोज दे रहे हैं, अपनी ऑफर दे रहे हैं लोगों को कि जी आए हमें वोट दें और हम आपके मसाइल हल करेंगे, उनके पास जो सोल्यूशंस हैं वो कितनी वर्केबल हैं और पाकिस्तान के पास जो चैलेंजेस हैं वो कितने ज्यादा चैलेंजेस हैं। एक सोल्यूशन जो बार बार मैंने जिस तरह ब्रेक से पहले कहा था, टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, हर मसले का हल टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। डॉक्टर इरशाद हुसैन साहब साथ ही हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आपने जो मैं आपकी बुक ही से कोट करता हूं, क्योंकि ये बहुत बार किया है और हर जगह सालों से किया जा रहा है। आप तो लिखते हैं कि दोज विशिंग दैट अ पॉलिटिकली न्यूट्रल टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स अंडररिटन बाय द आर्मी should be installed to bring about the necessary reforms, clean up the political stable, सफाई करें and weed out corrupt elements are also sadly mistaken। तो आप तो टेक्नोक्रेट के खिलाफ हैं। लोग कहते हैं टेक्नोक्रेट हल हैं, बहुत से लोग लिख के थक गए हैं जी टेक्नोक्रेट। सबसे पहले तो मैं आपको विंस्टन चर्चिल का एक बहुत मशहूर मकूला सुनाता हूं कि द वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, बट देयर इज नो अदर बेटर फॉर्म देन डेमोक्रेसी। आपने अभी कहा कि जी 5 साल के बाद हर पाकिस्तानी को हक होता है कि अगर वो गवर्नमेंट वक्त को पसंद नहीं करती है, उससे मुतमईन नहीं है, तो अपना वोट एक्सरसाइज करके उसको हटा सकती है। 2013 में आपने पीपीपी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट से हटाया, केपी में एएनपी गवर्नमेंट को हटा के आप पीटीआई गवर्नमेंट को लेकर आए, बिल्कुल नई गवर्नमेंट थी। क्यों? कि वोटर्स जो थे वो डिससेटिस्फाइड थे। जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है या मिलिट्री गवर्नमेंट है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, उसके हटाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको आपने कोई इख्तियार नहीं दिया है, आप लेके उसको नहीं आए हैं। वो तो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, आप कैसे हटाएंगे? दुनिया में मार्कोस की स्टोरी, मुबुटू की स्टोरी, सनी अबाचा की स्टोरी आप नहीं सुनी? वो भी तो बड़े ज़बरदस्त पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर्स थे और बहुत बड़े टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेके आए थे जी। उन्होंने क्या किया? अपने मुल्क के साथ उन्होंने तबाही कर दी, और जब वो छोड़ के गए हैं तो मुल्क को कंगला करके गए हैं, क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। वो अपनी मर्जी से आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। तो खुदा के वास्ते ये जो आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस हैं इसकी तरफ ना जाएं। हमने भी 4 दफ़ा मार्शल लॉ इस हुकूमत देखी है, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट ख़त्म होती है उसके जितने काम होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो बजाय इसके कि आप आगे की तरफ जाएं, आप उसी जगह पे खड़े होकर जॉग कर रहे होते हैं। तो मुल्क ऐसे तरक्की नहीं कर सकता है। आप लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेके आए, उनको निकालें जो आपके मेयार पे नहीं आती हैं, जो आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं करती हैं। 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट लेके आए, उनको टाइम दें। और इससे जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो भी सोचती हैं, वो भी समझती हैं कि अगर हमने अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया और हमने डिलीवर नहीं किया तो हमारा फ्यूचर जो है वो ब्लीक है। फेयर ऑफ रिजेक्शन जी, फेयर ऑफ रिजेक्शन है ना जी। उन्हें डर है कि हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा आगे जाके। लेकिन मैं, क्योंकि ये टेक्नोक्रेट की बात हुई है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने हिस्टोरिकली देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इवॉल्व करती है पर्सनैलिटीज के इर्द गिर्द। ये आपने जिक्र भी, वो ज़ियाउल हक हो या भुट्टो साहब हों या नवाज शरीफ साहब भी हों, और अब इमरान खान साहब बड़े पॉपुलर हैं। और हमें नहीं पता कि कौन सी पार्टी इलेक्शन के बाद जीतेगी, लेकिन बड़े जो सर्वेज आ रहे हैं, दे आर सेइंग कि खान साहब इज गोइंग टू
बी द प्राइम मिनिस्टर, मतलब पीटीआई जीत जाएगी सर, प्रोबेबिलिटीज पेश की जा रही हैं सर। ये जो मसला है कि ये तमाम जो लोग जिनके पास पॉलिटिक्स पावर भी थी, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी थी, आए प्राइम मिनिस्टर बने या सदर बने या मिलिट्री थी या सिविल बैकग्राउंड था, उन्होंने आके वही सब किया जो पुराने वालों ने, यानी उन्होंने वो रिफॉर्म्स नहीं लाए। तो इमरान खान साहब जो बड़े मुतवक्का है कि वजीर आजम खुद भी ख्वाहिश रखते हैं और तवक्को भी है, तो उनको इस हिस्ट्री को सामने रखते हुए क्या सोचना चाहिए आज 2 दिन पहले? मैं किसी पार्टी पे या किसी इंडिविजुअल पे नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपनी जो मिस्टेक्स हैं पुरानी उससे सीखना चाहिए, और जो नए लीडर आते हैं उनको देखना चाहिए कि पुराने लीडर्स की जो डाउनफॉल थी उसकी क्या वजूहात थी। अगर उस डाउनफॉल की वजूहात को वो नहीं समझते हैं और उन मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं जो पुराने लीडर्स ने की है, तो फिर उनका मुस्तकबिल भी इतना ताबनाक नहीं होगा। तो हर लीडर को ये चाहिए कि वो अवॉइड करे वो मिस्टेक्स जिसकी वजह से मुल्क जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके मुख्तलिफ सिमत में जाएं कि हम नीचे से मुल्क को ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मैंने अपनी किताब में भी कहा है, बड़ी ज़रूरी है। अगर जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब अपनी सारी तवज्जुआत जो थे इस एक पॉइंट एजेंडा पे लगा देते, और उम्मीद है कि लगाएंगे, कि हमने इस मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत करना है और इसकी तरक्की करनी है, तो लोग इनके पीछे जाते और इनके साथ सपोर्ट करते। लेकिन अगर हम पावर स्ट्रगल में लग जाएं और हम सिर्फ ये कहें कि हमने पावर में रहना है, लेकिन जो मसाइल हैं हमारे उनको हमने इग्नोर कर देना है या बाईपास कर देना है, तो वो फिर आगे गाड़ी नहीं चलती। लास्ट से बड़ा ये इंपॉर्टेंट है ये, और आइंदा हुकूमत के लिए भी और पिछली हुकूमत जो भी गई है इसके लिए भी, कि एक मिसाल है बांग्लादेश की कि वहां पे वो जो बांग्लादेश मॉडल्स का जिक्र होता है कि हटाया गया, सफाई हुई सब वहां पर, और इंडिया में भी बड़ी पॉलिटिकल टर्बुलेंस आती है, इंस्टीट्यूशंस भी वीक हैं, लेकिन वो तमाम चीजें वहां की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में असरअंदाज नहीं होती। आपने बड़ी अच्छी बात की। और पाकिस्तान में क्यों हो रही है? मैं आपको, या धरने होते हैं इकोनॉमी मुतासिर, या कुछ भी हो इकोनॉमी मुतासिर। यही मैंने आपको, बड़ी अच्छी बात आपने की। 1991 में नवाज शरीफ साहब ने भी रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में जी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रिफॉर्म्स की। हमारी गवर्नमेंट 2 साल इनकी जो थी उसके बाद बदल गई, लेकिन वो जो रिफॉर्म्स थी वो आगे नहीं चल सकी, डिसकंटिन्यूटी हो गई। हिंदुस्तान में नरसिम्हा राव ने जब इंट्रोड्यूस की, तो ना तो हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स को या बाहर के इन्वेस्टर्स को ये यकीन था कि ये रिफॉर्म्स जो हैं ये सस्टेन करेंगी कि नहीं करेंगी। लेकिन जब 1996 में ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर बन के आए और उनकी गवर्नमेंट ने वही पॉलिसीज जो हैं बगैर कंडेम किए हुए, बगैर मीन मेख निकाले हुए कि जी ये तो कांग्रेस ने की थी, उनको अपनाई और आगे लेके गई। हिंदुस्तान की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो इस वक्त चाइना के बाद नंबर 2 पर है। सही। जो प्रॉस्पेरिटी इंडिया में आई है, जो वहां पर इस वक्त इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो मिडिल क्लास अशर हुई है, वो मेरा ख्याल है कि चाइना के बाद तारीख में और किसी का मतलब नहीं। अगर हम भी उसी रास्ते पे चलते कि हुकूमत जो भी आए लेकिन उसको कंटिन्यू करते रहते, तो आज इंशाल्लाह हम भी उसी हालत में होते। तो मैं सिर्फ यही आपकी बात को आगे लेके जाता हूं कि जो भी पार्टी आए वो ये ना कहे कि क्योंकि ये पिछली हुकूमत ने किया था। देखिए, इस पिछली गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो गरीबों के लिए जरदारी साहब ने शुरू किया था, उसको उन्होंने रिटेन किया, सही, नाम भी रखा और उसको ज्यादा एलोकेशंस भी दी। ठीक है। अगर ये स्पिरिट हमारे यहाँ हो जाए
तो बेहतर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ डॉक्टर साहब, आपने आज ज्वाइन किया है, और क्योंकि अहम तरीन मौका है ये इलेक्शन, जरूरी था कि वोटर्स को भी और जो पार्टीज इस वक्त कंटेस्ट कर रही हैं, हम पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और खतरात और जो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स का जो सारा सेट है, इसको सामने रखते हुए मुस्तकबिल में क्या हमें करना चाहिए आफ्टर 25 जुलाई, बड़ा जरूरी डिस्कशन था ये इस वक्त। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।